हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म द बायो एक्सप्रेस पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे द लिविंग वर्ड क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। वहाँ हम चैप्टर के कुछ भाग की चर्चा कर चुके थे। शेष भाग की चर्चा आज के या आने वाले वीडियोज में करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि चैप्टर को आसान सी भाषा में समझने के लिए हम चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था व्हाट इज लिविंग, दूसरा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, तीसरा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमी, लास्ट पार्ट था टेक्सोनॉमिक एड्स। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट कीजिए, आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, फिर आइए इस वीडियो को देखिए और चैप्टर को आसान तरीके से बिल्कुल इजी वे में समझिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड को कवर कर चुके थे। ये पार्ट चैप्टर को लिंक करता है चैप्टर के आने वाले पार्ट से, इसलिए हम इसको इस वीडियो में वापस से मेंशन कर रहे हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स का क्या मतलब है? जैव जगत में कुल कितनी विविधता है, कितनी जिंदा चीज़ें हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं, इस बात का जवाब एनसीईआरटी देती है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हम अभी तक डिस्कवर्ड कर चुके हैं। इतनी डिस्कवर करने की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम इतनी चीज़ों का इतनी स्पीसीज का अब तक हमने नाम रख लिया है। एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं, क्या हमने जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज का नाम रखा है, क्या पूरे जीव जगत में पूरी पृथ्वी पर इतने ही अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं? रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं, जब हम पूरी लिविंग डाइवर्सिटी यानी कि हम पूरे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को खोज कर लेंगे तो ये नंबर 7 मिलियन 70 लाख तक हो सकता है। ये डेटा क्लास 12th के द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में दिया गया है, वहाँ भी आपको ये डेटा मिलेगा, तो आप ये डेटा याद करेंगे। जब हम बात करते हैं डिस्कवर्ड यानी कि नेम्ड स्पीसीज की, तो हमारी ये टॉपिक लिंक होता है टेक्सोलॉजी से। टेक्सोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो हेल्प करती है क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग में किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज का। क्लियर इतना सबको? आगे अब हम बात करने वाले हैं टेक्सोलॉजी में। टेक्सोलॉजी के अंतर्गत हम टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी है उस प्रोसेस को कहते हैं। टेक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एन ऑर्गेनिज्म इनटू प्रॉपर ऑब्लिक सुटेबल कैटेगरी और टेक्सॉन। क्या मतलब है हिंदी में समझिए। टेक्सोनॉमी उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत हम किसी ऑर्गेनिज्म, किसी भी न्यू स्पीसीज को प्रॉपर कैटेगरी या टेक्सॉन में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर कैटेगरी या टेक्सॉन में रख रहे होते हैं। टेक्सोनॉमी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, ये 4 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। पहला स्टेप आपका होता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है नॉमेनकल्चर एंड लास्ट आपका है क्लासिफिकेशंस। लास्ट आपका है, यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशंस। क्या है लास्ट आपका? क्लासिफिकेशंस। कैरेक्टराइजेशन किसे कहेंगे? कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? मान लो आपको कोई नई स्पीसीज मिली, आपने कोई एक अननोन सा प्लांट या एनिमल स्पीसीज पाया। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? उस प्लांट स्पीसीज को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसके, क्या क्या फीचर्स हैं, आप उनको क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? उन फीचर के आधार पर हम उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मान लो आप अपने किसी साइंटिस्ट फ्रेंड को फ़ोन करोगे, कॉल करके पूछोगे कि मैंने एक काली सी कोई छोटा सा जीव पाया है जिसके पेड़
लेग हैं, 2 टेंट्राइकल्स हैं, कंपाउंड आइज है, पियर्सिंग एंड कटिंग टाइप माउथ पार्टिकल्स है। तो ये जीव क्या होगा तो वो आपको बता देगा। भैया आपने आंट को ढूंढा है, यदि तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन, यानी कि फीचर को नोट डाउन करना है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन को हम उस एनिमल को कंपेयर करेंगे पहले से किसी खोजे गए एनिमल, या उस स्पीसीज़ को हम कंपेयर करेंगे पहले से खोजे गए किसी स्पीसीज़ के साथ कंपेयर करके उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमने कोई न्यू स्पीसीज़ खोजी है या पहले से ही खोजी गई कोई स्पीसीज़ है। अगला स्टेप होता है, यदि आपने कोई न्यू स्पीसीज़ खोजी है तो क्या करेंगे, आप उसका नॉमेनक्लेचर, आप उसको कोई नाम देंगे। नाम देने के बाद लास्ट स्टेप आता है आपका, आप उसको क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड करने का मतलब क्या होता है, आप उसको प्रॉपर कैटेगरी या टेक्सॉन में रखेंगे। जैसे आपके स्कूल में ढेर सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करने का मतलब क्या हो गया कि आप उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। जब हम कहेंगे क्लास तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे क्लास 1, आप किसकी बात करने वाले हैं, टेक्सॉन की बात करने। सेम इसी एग्जांपल के साथ हम कैटेगरी एंड टेक्सॉन को आपके लिए आसान बनाते हैं। कैटेगरी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म क्या है। एक क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 9th के बच्चों को भी 12th के क्लास में बैठाएंगे, 12th के बच्चों को भी 9th के क्लास में बैठाएंगे, नहीं। आप एक क्लास में एक ही प्रकार के, एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे को बैठाएंगे। उनकी जो बौद्धिक कैपेसिटी है, जो मेंटल कैपेसिटी है, या उनकी जो तार्किक कैपेसिटी है, वो सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो आप सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी बनाएंगे, जैसे आपका किंगडम, फाइलम, क्लास। जब आप क्लास 11th या क्लास 1, क्लास 9th की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेक्सॉन हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, आर्थ्रोपोडा या मैमेलिया। मैमेलिया में कैसे एनिमल्स आएंगे, जिनके पास मैमली ग्लैंड्स होगी। काऊ में कैसे आएंगे, आपको उनके पास 4 लिम्स होंगे, मिल्क ग्लैंड होगी, हॉर्न्स होंगे, हर्बीवोरस होगी, ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। कैटेगरी जो होता है वो किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है, किंतु टेक्सॉन हमें आइडिया देता है उस पार्टिकुलर स्पीसीज के बारे में जो उसमें रखे गए। जैसे हम बात करें मैमेलिया का नाम लेते हैं, हमें ये एक कैरेक्टर पता चल जा रहा है कि उनके पास मैमली ग्लैंड होगा ही होगा, तभी तो वो मैमेलिया में रखे गए हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप थे, आपको हमने बताया। पहला क्या था, आप सबसे पहले फीचर नोट डाउन करेंगे, जिसे कह रहे हैं कैरेक्टराइजेशन। दूसरा क्या था, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। तीसरा था नॉमेनक्लेचर, आप उसका कोई नाम रख देंगे। चौथा था क्लासिफिकेशन, आप उनको अलग अलग ग्रुपेज में, अलग अलग कैटेगरी एंड टेक्सॉन्स में डिवाइड कर देंगे। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। भैया किसने सबसे पहले टेक्सोनॉमी के बारे में सोचा, तो वो कौन है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने ही बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी 2 बुक्स, स्पीसीज प्लांटेरम, नाम इम्पॉर्टेंट है आप याद रखेंगे, सिस्टेमा नेचुरी, इन 2 बुक्स में स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने प्लांट स्पीसीज की जानकारी दी, सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने एनिमल स्पीसीज के बारे में जानकारी दी। फर्स्ट टाइम टेक्सोनॉमी के विषय में इन्होंने ही सोचा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, अगर हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ उस स्पीसीज का हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जब जीवों का विकास हो रहा था, जब जैव उत्परिवर्तन हो रहा था, जीवों का विकास हो रहा था, तो विकास क्रम में हमारा वो स्पीसीज किस स्पीसीज से निर्मित हुआ, किस स्पीसीज से उसका निर्माण हुआ। यदि हम इस कैरेक्टर को भी ध्यान में रखकर टेक्सोनॉमी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स कहेंगे। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमिक प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की भी बात करेंगे।
इट टेक्स इन अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मान लो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, मैमेलिया है, एक ग्रुप बर्ड्स है, अगला ग्रुप एम्फीबियंस है, फिर फिशिस है, रेप्टाइल्स है। जब हम इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें पता चलता है फिशिस से एम्फीबियन हमारे आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। अगर हम यहाँ से कंपेयर करके करें, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर मोर क्लोजर दैन एम्फीबियन। अगर हम बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को देखें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजर हैं कंपेयर टू एम्फीबियंस। तो क्या हुआ, सिस्टमेटिक क्लियर हुआ। सिस्टमेटिक्स कुछ भी नहीं है, टेक्सोनॉमी के साथ साथ अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक्स कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब हम डिटेल्स में आपके टेक्सोनॉमी को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। क्या कर रहे थे आप कैरेक्टराइजेशन में, डिस्क्राइब कर रहे थे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ स्पेसिमेंस। किसी भी न्यू स्पीसीज या कोई भी स्पीसीज जो आपको मिली, आप उसके सबसे पहला काम क्या कर रहे थे, उसके कैरेक्टर को नोट डाउन कर रहे थे। कैरेक्टर यानी कि फीचर्स को आप नोट डाउन कर रहे थे। मान लो आपको कोई प्लांट स्पीसीज मिली, अच्छा होगा कि उस प्लांट स्पीसीज में आपका फ्लावर भी हो, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन। मान लो आपने फीचर नोट करना शुरू किया, क्लोरोप्लास्ट है, फ्लावर को देखा क्या वो पेंटामेरस है, ट्राइमेरस है, लीफ को देखा क्या वो रेटिकुलेट है, पेंटामेरस, ट्राइमेरस एंड रेटिकुलेट, इनको हम सेमी टेक्निकल टर्म बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हम आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अभी आप मान लो आपको सिंपल सा जो है, अगर मान लो कोई स्पीसीज मिली, पहला तो आप ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वो प्लांट स्पेसिमेंस है या एनिमल स्पेसिमेंस है। तो आपने क्लोरोप्लास्ट को देख लिया, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट देख लिया, मान लो प्लांट है, क्लोरोप्लास्ट है तो मान लो प्लांट है, तो आप क्या करेंगे, लीफ को देखेंगे कि उसमें रेटिकुलेट वेनेसेंस है या पैरेलल वेनेसेंस है। रेटिकुलेट है तो क्या होगा आपका, डाइकाट होगा, पैरेलल होगा तो मोनोकाट होगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, उसको कैरेक्टराइज करते हैं। जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेंस है, अगर हम आपको एक दिन के लिए टेक्सोनॉमिस्ट बना दें, कहें भैया हम आपको ढेर सारी स्पीसीज देंगे, आपको इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपके पास जो पहले से ही खोजी गई डिस्कवर्ड स्पेसिमेंस है उनकी मदद से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिक्वायर करता है एक्सटेंसिव लैब एंड फील्ड वर्क। एक्सटेंसिव लैब एंड फील्ड वर्क का क्या मतलब है, आप इस लाइन को याद रखेंगे, अभी आगे ये आपको क्लियर हो जाएगा, या आप अभी यहाँ समझ लें। एक्सटेंसिव लैब वर्क, आप उस एनिमल को पहचानने के लिए लैब में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स या डेटा का इस्तेमाल करेंगे। फील्ड स्टडीज़ का मतलब क्या है, आप उस एनिमल या उस प्लांट के नेचुरल हैबिटेट में जाकर चेक करेंगे कि क्या ये एग्जिस्टिंग है या मैंने कोई न्यू स्पीसीज डिस्कवर की है। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हमारा हेल्प करता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, ये लेसन का हमने 4 पार्ट बनाया था, किंतु मुझे लगता है कि टेक्सोनॉमिक एड्स को आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत ही हमें पढ़ने से ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिलेगा चैप्टर के प्रति, तो हम इसको यही मेंशन कर रहे हैं। टेक्सोनॉमिक एड्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स या मेथड्स या टेक्निक्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी न्यू स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशंस में। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फो एज वेल एज द स्पेसिमेंस। कुछ जानकारियाँ या उस स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके बायोलॉजिस्ट जो होते हैं रखते हैं, किस लिए, हम ताकि लोगों को, न्यू जनरेशन को बता सकें कि ये पार्टिकुलर स्पेसिमेंस
का क्या पार्टिकुलर नेम्स है, किस कैटेगरी या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके अंतर्गत टैक्सोनॉमिक एड्स के अंतर्गत हम बात करेंगे हर्बेरियम, पहले बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। इन कुछ फाइंड्स की बात करेंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनकी प्रिजर्व स्पेसिमेंस है, जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हर्बेरियम क्या होता है, बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, की क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है। अब हम बात करेंगे हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या है भैया? स्टोर हाउस है। किस चीज़ का? हर्बेरियम सीड का। हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है हर्बेरियम सीड का। हर्बेरियम हाउसेस में दुनिया के दूर दूर भाग से लाए गए हर्बेरियम सीड को स्टोर करते हैं। अब हर्बेरियम सीड क्या होती है? हर्बेरियम सीड एक पेपर सीट होती है जिसकी एक फिक्स चौड़ाई और एक फिक्स लंबाई होती है। जो उसकी चौड़ाई होती है वो लगभग 11.5 इंच होती है या 29 सेंटीमीटर्स, एंड ऊंचाई की बात करें तो वो 41 सेंटीमीटर या 16.5 इंचेज होती है। इस सीट पर हम राइट साइड में कुछ लेवल्स करते हैं। क्या क्या लेवल करते हैं? डेट ऑफ कलेक्शंस, प्लेस ऑफ कलेक्शंस, लोकल नेम्स, इंग्लिश नेम्स, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम्स। किस चीज़ के डेट ऑफ कलेक्शंस एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम का मेंशंस करते हैं उस पार्टिकुलर स्पेसिमेंस। हर्बेरियम मेनली प्लांट के लिए बनाया जाता है। हर्बेरियम सीट पर हम प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व करते हैं। ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं? पहले हम प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको हम ड्राई करते हैं, फिर उनको प्रेस कर देते हैं, फिर सीट पे लगाकर प्रिजर्व कर देते हैं। प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सीट होती है जो एक फिक्स लंबाई और चौड़ाई की होती है। कितनी चौड़ाई होती है? 11.5 इंच होता है इसकी चौड़ाई। लंबाई की बात करें तो 16.5 इंच होगा। राइट में एक लेवल होता है जहाँ हम कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम या जिसको कॉमन नेम भी कहते हैं, इंग्लिश नेम की मेंशन करेंगे, फैमिली मेंशन कर देंगे, कलेक्टर्स नेम मेंशन कर देंगे। कैसा स्पेसिमेंस यहाँ प्रिजर्व करते हैं? प्लांट स्पेसिमेंस को हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको हम क्या करेंगे? ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद प्रेस्ड कर देंगे। प्रेस्ड करने के बाद यहाँ लगाकर हम फिक्स्ड कर देते हैं किसी प्रिजर्वेटिव की मदद से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन के। बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है? बॉटेनिकल गार्डन में हम लिविंग स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं। बॉटेनिकल गार्डन में हम प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करेंगे, प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करेंगे लिविंग कंडीशन में। क्या होता है? कोई मान लो ये प्लांट है जिसको हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है। हम इसको यहाँ से माल उठा लाएंगे और किसमें? अपने बॉटेनिकल गार्डन में लगा देंगे। उस पर एक लेबल लगा देंगे जिस पे उसका नेम एंड फैमिली नेम लिख देंगे। बॉटेनिकल गार्डन किसी स्कूल, कॉलेज या गवर्नमेंट से बिलोंग कर सकता है। कैसे होंगे? प्लांट स्पेसिमेंस होंगे, वो भी लिविंग होंगे। आप उस प्लांट को लाएंगे, उस पर एक बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड पे आप मेंशन करेंगे नेम एंड फैमिली नेम। पर्पज क्या होता है बॉटेनिकल गार्डन बनाने का? तो मेन पर्पज है भैया कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज में बॉटेनिकल गार्डन हेल्प करते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? मान लो एक्स सीटू कंजर्वेशन
उस टाइप के कंजर्वेशन को कहते हैं जब हम किसी को हेल्प कर रहे हों और हेल्प करने के लिए हम इसको इस तरह से समझो, आपके किसी फ्रेंड को मदद की ज़रूरत है। आपके पास 2 वे होते हैं। पहला वे है कि आपके फ्रेंड को जहाँ है, जिस प्लेस पर है, आप वहाँ जाकर मदद पहुँचाएँ। दूसरा होता है कि आप अपने उस फ्रेंड को उस जगह बुला लें, अपने घर बुला लें जहाँ आप उसको मदद पहुँचाएँ। यदि आपका फ्रेंड जहाँ है वहाँ मदद पहुँचाते हैं तो उसको हम इन सीटू बोलेंगे। अगर हम उसको अपने डिजायर्ड प्लेसेस पे बुलाकर मदद करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इक्स सीटू। भैया आपको ये प्लांट दिखा कहीं दूर, आपने इसे उठा के लाया, उस स्थान पे नहीं, अगर ठीक उसी स्थान पर इसको प्रिजर्व करता तो हम इसको इन सीटू बोलते। लेकिन आपने इसको कहाँ ला के रख दिया, बोटेनिकल गार्डन में उठा के रख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे। एक्स सीटू का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान पर, ठीक उसी जगह नहीं। अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सीड ऑफ रेयर प्लांट। कुछ प्लांट जो अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जिनकी स्पीसीज तेज़ी से घट रही हैं, उनके सीड को बनाने के लिए भी हम बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं। कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे है आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, लंदन। ये दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। कौन? रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है भैया? क्यू, लंदन में है। दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। अगला बात, इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है बोटेनिकल गार्डन? इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। हावड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। क्या नाम है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। आप नाम ये याद रखेंगे। एक और नेम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जिसको आपको याद रखना है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क की। जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं? बोटेनिकल गार्डन में हम प्लांट स्पेसिमेंस को रखते थे, जूलॉजिकल पार्क में हम किसको रखेंगे? एनिमल स्पेसिमेंस को रखेंगे। वहाँ भी हम लिविंग प्लांट को रखते थे, यहाँ हम लिविंग एनिमल्स को रखेंगे। किसके? प्रॉपर केयर ऑफ ह्यूमंस एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ ह्यूमन। हम जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत किसी भी एनिमल स्पीसीज को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। वहाँ हम उनको उनकी सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट क्या होता है जूलॉजिकल पार्क बनाने का? एक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प करता है, स्टडी बिहेवियर एंड हैबिटाट ऑफ एनिमल्स। किसमें? और एनिमल्स के बिहेवियर एंड हैबिटाट की स्टडी में भी हेल्प करता है, एक्सिटिव कंजर्वेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूजियम की। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में हम कई तरह के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं। ये प्लांट एंड एनिमल दोनों तरह के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए होता है। मान लो आपका कोई बिगर एनिमल्स है, आप उसके बोन्स को, उसके स्केलेटन को प्रिजर्व कर देते हैं। या कोई पहले एग्जिस्ट करता था, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसका एनिमल, उसकी फॉसिल्स मिलती हैं तो हम उसके स्केलेटन को प्रिजर्व करते हैं। कहाँ करते हैं? म्यूजियम में करते हैं। अगला, डेड एंड ड्राई स्पेसिमेंस को हम प्रिजर्व करते हैं। कोई मरा हुआ चीव मिल गया तो उसको हम ड्राई करके उस स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। कुछ छोटी जैसे स्टारफिश है, कुछ छोटे एनिमल्स को हम क्या करते हैं? एक जार में फॉर्मेलिन लिक्विड डालकर उसमें प्रिजर्व कर देते हैं, लिक्विड मीडियम में प्रिजर्व कर देते हैं। कुछ बड़े पक्षी और एनिमल के अंदर के सारे पार्ट को हटाकर उनके अंदर स्टफ भरकर हम प्रिजर्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज बर्ड्स एंड एनिमल्स को हम क्या करते हैं? स्टफ्ड कर देते हैं। स्टफ करने का मतलब क्या होता है? उनके अंदर भूसा डालकर हम उनकी खाल को रख देते हैं फॉर फ्यूचर पर्पजेज। कुछ प्लांट जैसे प्लांट के सकुलेंट कोन, साइकस के कोन वगैरह को प्रिजर्व करते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट को भी हम प्रिजर्व करते हैं। ड्राइड एंड पिनड इंसेक्ट को भी हम प्रिजर्व करते हैं म्यूजियम में। क्या करते हैं? एक इंसेक्ट बॉक्स आता है जिसमें हम इंसेक्ट को किल करके, उनको ड्राई करके
उस इंसेक्ट बॉक्स में पिन करके प्रिजर्व कर देते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल नया है, अगर मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को दूर तक फैला दीजिएगा। तो लेते हैं विदा। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पे जाना है। यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। इसके बाद आप टेलीग्राम पे जाएंगे, द बायो एक्सप्रेस 01 डाल के सर्च करेंगे, आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको वहाँ कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।